इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, अब यही कश्मीर की तस्वीर है। मगर पड़ोस में बैठा पाकिस्तान 5 अगस्त के बाद ऐसा पस्त हुआ है कि इसी कश्मीर के खिलाफ साजिश करने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। कश्मीर को दहलाने के पीछे पाकिस्तान है और आज पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत हम लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें रच रहा है। सीधे अमेरिका से ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे देखकर आप पाकिस्तान में खलबली मचती हुई देखेंगे और शायद अमेरिका को भी एहसास जरूर होगा कि उसकी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ हो रहा है। आज हम आपको इमरान की कश्मीर फैक्ट्री सीधे वॉशिंगटन से एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। शुरुआत कुछ बड़े सवालों और बड़े खुलासों के साथ। ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े खुलासे हैं। अमेरिका में उसकी नाक के नीचे बैठकर कैसे हिंदुस्तान के सरजमीन के खिलाफ पाकिस्तान षड्यंत्र कर रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। आपको याद है वो तस्वीरें जब हर दिन ये खबर आती थी कि पत्थर बरसाए गए, पत्थरबाज आज फिर निकले बड़ी तादाद में और कश्मीर को लहूलुहान किया। क्या है उसके पीछे की हकीकत, वो हम आपको बताएंगे। और आज कैसे वो सामयिक है, कैसे रेलेवेंट है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले 5 अगस्त से पहले ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा है जो इस वक्त आप पड़ी में देख रहे हैं। कश्मीर को दहलाने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री तैयार की गई है। अमेरिका से चलाई जा रही है ये प्रोपेगेंडा फैक्ट्री। TV9 भारतवर्ष के पास प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के सबसे बड़े सबूत हैं। कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैक्ट्री कौन चला रहा है, कैसे पाकिस्तान वाया अमेरिका चल रही है प्रोपेगेंडा फैक्ट्री, ये आज हम आपको बताएंगे। कश्मीर को दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, कैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को फिर से भड़काने की प्लानिंग चल रही है, प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कौन फंडिंग कर रहा है और कौन कौन से वो मोहरे हैं जिनको सेट कर दिया गया है। फंडिंग का तरीका, पाकिस्तान वाया अमेरिका क्यों, पाकिस्तान के कश्मीर विरोधी पाप का हर सबूत आज आपको आड़ी में मिलेगा। क्या है ये पूरा षड्यंत्र। वॉशिंगटन DC का यही वो W होटल है जो मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हो। आप इस तरफ पीछे देखेंगे मेरे, यहाँ पे है कैपिटल हिल और इस तरफ पीछे है व्हाइट हाउस। इसे होटल की लॉबी के अंदर जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लॉबिस्ट कहा जाता था और ये वही लॉबिस्ट है जो लगातार इस होटल की लॉबी में बने रहते थे ताकि वो पीछे कैपिटल पे जो कांग्रेसमैन है उनके साथ और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ अपने मुद्दों को उठा सके। इसी लॉबिंग के चलते अब पाकिस्तान ने अपना एक नया पैंतरा फेंका है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी देखा आपने। और अब हम आपको कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैक्ट्री की पूरी चेन समझाते हैं, कैसे इस साजिश को पाकिस्तान वाया अमेरिका रच रहा है। वो जानता है कि अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि यह भारत का अंदरूनी मसला है और इसमें वो कोई दखल नहीं देगा, लेकिन किस तरीके से अब भी उन्होंने किसी भी तरीके से ये कोशिशें छोड़ी नहीं है। अब आप जरा देखिए, ये है W होटल जो वॉशिंगटन DC में मौजूद है। अभी आप इसको रिपोर्ट में देख चुके हैं, आगे और विस्तार से देखेंगे। ये W होटल जो है, असल में लॉबिंग, ये नाम जो कहा जाता है ना, ये यहीं से निकला क्योंकि यहीं लॉबी में लोग इंतजार कर रहे होते थे इस होटल की लॉबी में बैठकर, क्योंकि यहां से कैपिटल हिल भी पास में है और यहां से व्हाइट हाउस भी पास में है। समझ लीजिए अक्रॉस द रोड, बहुत पास दोनों हैं। यहां पर लोग बैठकर सरकार से नीतियों के संदर्भ में अपनी बातें कहने के लिए इंतजार कर रहे होते थे, इसीलिए इनको लॉबिस्ट कहा जाता है और इस पूरे मामले को, इस कवायद को लॉबिंग कहा जाता है। लेकिन लॉबिंग हो किस लिए रही है, अब जरा वो देखिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान यहां से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। इस W होटल में बैठकर साजिशें रची जा रही हैं कि कैसे अमेरिका को इस साजिश में शामिल करने की कोशिश की जाए या यहां से वो आवाजें उठाई जाएं, यहां से उन लोगों को लूप इन किया जाए, क्योंकि जाहिर है यहां पर उतना शक की निगाहों से लोगों को नहीं देखा जाएगा। तो यहां से उन लोगों से संपर्क किया जाए जो कश्मीर में गड़बड़ियों को अंजाम देने के महारथी समझे जाते हैं। और कैसे किया गया ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाम बिलाल अहमद गफ्फार, बिलाल अहमद गफ्फार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं जो कि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है। बिलाल अहमद गफ्फार यहां की सिंध प्रोविंस
से ताल्लुक रखते हैं, वहां की असेंबली से आते हैं और इनको जिम्मा दिया गया कि आप कंपनियां बनाइए। इन्होंने 2 कंसल्टेंसी फर्म्स बनाई, एक कश्मीर एक्शन नेटवर्क बनाया और दूसरा बनाया चिनार कंसल्टेंसी। और ये चिनार कंसल्टिंग और कश्मीर एक्शन नेटवर्क, इन दोनों में ही ऑनबोर्ड किया गया एक नाम को, वो नाम जो 10 सालों तक हिंदुस्तान में रहा, यहां पर सैलानी होने के नाते आया, यहां इको टूरिज्म बढ़ाएगा ये कहकर आया, जो कश्मीर में रहा, दिल्ली में आता जाता रहा। और अरुणाचल दिल्ली कश्मीर अगर आप देखेंगे तो यहां चाइना वाली क्रोनोलॉजी भी आपको कोई समझ में आएगी। और यहां पर रहकर ये जो नाम है, ये जो लेडी है जो आपको यहां दिखाई दे रही है, करेन जोधा फिशर, जो एक्चुअली रहने वाली है जर्मनी की, जर्मन अमेरिकन नागरिकता है इसके पास, ये आई थी यहां हिंदुस्तान में। और जब इसके बारे में ये पाया गया कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो इसको वापस भेजा गया, यहां से देश निकाला दिया गया। और अब ये हर एक मौका ढूंढती रहती है भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का। और इसने इस W होटल में बैठकर इन दोनों कंसल्टेंसीज को, इन दोनों फर्म्स को ज्वाइन करने का हस्ताक्षर किया है एज अ कंसल्टेंट। $7,000 प्रतिमाह के खर्चे पर इन दोनों फर्म्स ने इसको हायर किया है ताकि इसकी भारत विरोधी मानसिकता की जो विशेषज्ञता है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर पाए। पाकिस्तान, आप यह भी जानते हैं कि जब से जो बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं आज तक एक फोन नहीं गया है अमेरिका को, इमरान खान को। पाकिस्तान की चिंता यह भी है कि हम कैसे दिखाएं वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को कि आज भी हमारे ऊपर डॉलर की मेहरबानी है, अमेरिका की मेहरबानी है। अमेरिका, अल्लाह, आर्मी चिल्लाने वाला ये चाहता है कि दिखाए वो एक बार अमेरिका मेहरबान है। और इसके लिए वहां लॉबिंग इस बात की भी चल रही है इसी W होटल से कि काश एक बार बात तो कर लें जो बाइडेन। अब हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखते ही आप समझ लेंगे कि आखिर अमेरिका में बैठे बैठे कश्मीर में दंगा भड़काने, अमन और शांति से बैठे कश्मीर की आबो हवा फिर से खराब करने के लिए पाकिस्तान कैसी कैसी साजिश रच रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कोशिशें क्या हो रही हैं। यहां कोशिशें ये हो रही हैं कि ये लेडी जो है कैरेन जोधा फिशर, इसका वो जो दिमाग है उसका इस्तेमाल किया जाए, भारत विरोधी दिमाग जिसमें बहुत सारे मुलम्मे चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के खिलाफ साजिश रची है और यह साजिश आपके सामने है। अमेरिका में लॉबिस्ट के जरिए साजिश का खुलासा, भारत से भगाई गई करेन जोधा फिशर ने रची है साजिश। और करेन जोधा फिशर के लाइव चैट से यह साजिश सामने आई है। कश्मीर के बहाने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने की बात सामने आ रही है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती है करेन, और करेन के इसमें इन्वॉल्वमेंट ये दिखा रही है क्योंकि करेन, उसकी एडवोकेसी अब से कुछ देर बाद में जब आपको सुनाऊंगा तो आप भी ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि एक सीधे से दिखने वाले चेहरे के पीछे इतनी खुराफात हो सकती है क्या। इस न्यूसेंस वैल्यू को पहचाना है पाकिस्तान ने और इसीलिए इसको एज अ कंसल्टेंट हायर किया है अपने इन दोनों ही फर्म्स में जो पब्लिक रिलेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, लॉबिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है। करेन जोधा फिशर क्या क्या कहती है और क्या कहा है उसने, जरा वो देखते हैं। और अगर आपने वो देख लिया तो फिर आप समझ जाएंगे उसकी हकीकत क्या है। 2006 से 2016 तक ये हिंदुस्तान में रहकर गई है करेन जोधा फिशर। उसकी आवाज सुनिए, कश्मीर विरोधी साजिश करता उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनिए। We are purchasing a software that, like I had explained, and it's quite expensive. It costs about $12K a year in dollars. But if it allows a database of names to be automatically linked to their representatives in the Congress, in the Senate, I'm thinking even state level, because last year, you may remember, we managed to get that resolution from the New York State Assembly, essentially recognizing Kashmir as a dispute. And that was a major victory. So I think we need to go beyond Washington to the state levels as well. ट्विटर स्पेस पर लोगों से बातचीत करते हुए यह बात उसने कही है और क्या क्या कहा है हम आपको बताएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। और समझते हैं ना आप, सॉफ्ट पावर, डिस्क्रीट एंडोर्समेंट, सटल तरीके से कोई बात दिमाग में पोजीशन कर देना। ये जोधा जो लगाया गया है ना, क्योंकि आपके दिमाग में जोधा से जुड़ा हुआ अकबर होता है।
ये जोधा भी किस लिहाज से लगाया गया हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेहमानों का रुख करता हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बेहद खास हैं और उनके साथ हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह का षड्यंत्र है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, आज जो कहते हैं कल आपको सच होता हुआ नजर आता है। अशोक सज्जनहार, डिप्लोमेसी को थ्रेडबेयर तरीके से आपको समझाने में महारथी। आरती टिक्कू, विदेश मामलों की जानकार, जो आपको बता सकेंगी कि अमेरिका के जरिए, अमेरिका की जमीन से यह साजिश रचने की इस बार कोशिशें की। और डॉक्टर मुनीश रायजादा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, अमेरिका, उसके दिमाग और वहां से क्या किया जा सकता है क्या नहीं, आपको समझा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित, हमारे संवाददाता, जिनकी रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, हमारे सबसे खास मेहमान। उनके साथ ही इसकी शुरुआत में करना चाहता हूं। जेड तरार साहब, ये सुना आपने, और अमेरिका जाहिर है किसी भी भारत विरोधी एक्टिविटी को अपने यहां से होने नहीं देगा। सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन सर। जी दिनेश जी, आप शायद जानते होंगे कि इस पर ख़ास अगर हम तफसील में जाएं तो मैं आपको कोई रिएक्शन नहीं दे सकता इस वक्त, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि हमारे लिए ख़ास तौर पर बाइडेन सरकार के लिए साउथ एशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। हमारा रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सुना होगा कि हम एक नया 2+2 मीटिंग को रखना चाहते हैं आने वाले महीनों में। हम वाशिंगटन में हम मेज़बानी करेंगे और ये 2+2 मीटिंग आएंगे, ये होगा हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और विदेश मंत्री भी डॉक्टर जयशंकर को बुलाएंगे वाशिंगटन में। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम इतना इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं साउथ एशिया को, इंडो पैसिफिक को, और ख़ास तौर पर हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ। जेड तरार साहब, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। ये बात सही है और ये बात भी सही है कि जब आप ऑफिस वियरर हैं तो आप कुछ चीज़ें स्पष्ट कह सकते हैं और कुछ चीज़ें जाहिर है वो आप अक्रॉस द टेबल ही बात कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते समय उनका खुलासा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब कभी ये कोशिशें की जाती हैं कि किसी उदार देश में रहते हुए, किसी ऐसे देश में रहते हुए जहाँ रहते हुए हम पर कोई शक ना करे, और वहाँ से किसी एक देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशें की जाती हैं, इसको देखा कैसे जाता है? मैं ये कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि जब भी कोई भी हम ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तौर पर किया जाना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जहां पे यूएस और इंडिया का एक इस वक्त बहुत कोऑपरेशन चल रहा है और वो यही है इंडो पैसिफिक और ख़ास तौर पर हमारे जो कोऑपरेशन चल रहा है इस वक्त क्लाइमेट चेंज पर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और आपने दिनेश जी सही कहा है कि हम स्पष्ट तरीके से इन कामों में लगे हुए हैं। तो हम यही समझते हैं कि दो डेमोक्रेसीज़ के दरमियान स्पष्ट तरीके से जब काम किया जाता है तो हम हर किस्म का मसला। मैं एक और क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं जेड साहब। वो क्रोनोलॉजी है कि ये लेडी किरण जोधा फिशर, जिसका नाम है, ये हिंदुस्तान में 2006 से 2016 तक रही। खास तौर से कश्मीर और अरुणाचल इसकी दिलचस्पी का मरकज थे। इसका मतलब ये है अरुणाचल में दिलचस्पी और कश्मीर में दिलचस्पी। क्या ये इशारा है सर? और क्या ये इशारा है कि बहुत सारे लोग हैंड इन ग्लव्स हैं? शायद इसमें चाइना, शायद इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और फिर ये अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो फिर ये अगेंस्ट इंडिया है और अगेंस्ट अमेरिका भी। दिनेश जी देखिए, ये रिपोर्ट तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपके ही शो पर, लेकिन जहाँ तक चीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आपने बहुत ही बहुत हमारी प्रायोरिटी है। और जब हम अमेरिका और चीन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम एक बहुत ही इजी तरीका है उसको हमारे रिलेशनशिप को समझने में, और वो ये है कि हमारे रिलेशनशिप में तीन किस्म के एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कंपेटिटिव नेचर है उसमें, एक एडवर्सरियल भी है उसमें, साउथ चाइना सी में ख़ास तौर पर, जहां हम देख रहे हैं कि वो इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित नहीं रख रहे। और एक कोऑपरेटिव भी है, जैसे हम समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो एक ही हैं अफ़गानिस्तान में, एक ही इंटरेस्ट हैं कोविड-19 को हराने में,
एक ही इंटरेस्ट हैं क्लाइमेट चेंज को काबू में लाने के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे अमेरिकी पॉलिसी क्या है चीन के हवाले से। सर एक बात और वो आगे मैं सुनाने वाला हूं, लेकिन जिक्र अभी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी 1-on-1 आपसे बातचीत करके आप शुक्रिया करना है मुझे। अभी आगे जो हम बातचीत में सुनाने वाले हैं वहाँ ये लेडी ये भी कह रही है कि अरब स्प्रिंग में जो कुछ हुआ वैसा हमको कंटिन्यू कराना है कश्मीर में। कश्मीर में पत्थरबाजी 2008 से लेकर बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पत्थरबाजों को हम हौसला दे रहे थे, उनके साथ खड़े हुए थे, वो अचानक रुक गया है। और कश्मीर के कॉज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको उन एक्टिविटीज़ को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ये वो लेडी कह रही है जो आपके यहाँ मौजूद है, लॉबिंग का काम कर रही है और वहाँ पर इसकी आड़ में इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रही है। सर आपकी ज़मीन से इस तरह की एक्टिविटी, आपका कमेंट सर। मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर डेमोक्रेसी का यही बुनियाद है कि हमने स्पष्ट तरीके से काम करना है, कि हमने कानून के मुताबिक काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये हमारा भी एक बुनियादी फाउंडेशनल हमारा एक प्रिंसिपल है। और जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन चंद दिन पहले न्यू दिल्ली में थे, डॉक्टर जयशंकर से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो इसलिए मजबूत है कि हम दोनों बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं और दोनों डेमोक्रेसीज़ ये समझते हैं कि हर एक बराबर है कानून के मुताबिक, और जो सोसाइटी है वो ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है। बहुत शुक्रिया ज़ैद तरार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपने एक बार फिर हमको वक्त दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट की इसमें, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैद तरार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता एक बार फिर TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में ये कहते हुए कि दो डेमोक्रेसीज, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनकी दोस्ती जो है उसके बीच में जो कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे उनको देख लिया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि यह डिप्लोमेसी का तकाजा है कि बहुत बातें बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं कही जाती, लेकिन जो कहा गया उसके मायने आपको अशोक सज्जनहार साहब अभी आगे समझा देंगे। फिलहाल मैं जनरल सिन्हा के पास जाना चाहता हूं और उनके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। इसके फौरन बाद मैं रोहित आपके पास आऊंगा। लेकिन जनरल सिन्हा, जो कुछ अभी आपने देखा, कितना बड़ा षड्यंत्र है सर ये? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपने पहली बार इंडियन टेलीविजन के अंदर में इतना बड़ा खुलासा किया। देखिए, ये बातें बहुतों को पता है और ये इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1993 में हुर्रियत को जब बनाया गया, और ये इसी सरजमीन से बना, और आप जिस होटल की बात कर रहे हैं, जो लॉबिस्ट की बात कर रहे हैं, उनका हाथ था उसके ऊपर। खालिस्तान मूवमेंट में जब इन्होंने रेफरेंडम 2022 क्या वहीं से हुआ ही, और ये लॉबिंग हुआ। और ये जो तीसरी घटना है जिसने आपने खोला, ये कभी नहीं आया हमारे टेलीविजन चैनलों में, मगर जिनको पता है इन चीजों का, उनको सबको पता है कि वहीं की धरती से होती है। जब अभी बड़ा अच्छा जब बोल रहे थे विदेश जानकार प्रवक्ता जो थे ब्लिंकन साहब आए, तो उन्होंने कहा इंडिया एंड अमेरिका इज द डेमोक्रेसी मेकिंग। और उन्होंने सवाल ऐसे सवाल खड़ा किए हमारी धरती पे आकर के, किसान का मुद्दा उठा दिया, सीए के ऊपर उठा लिया, और जाके मिले उन लोगों से। तो देखिए, ये दोहरी चरित्र है। और जो अब सबसे बड़ा आपने अच्छी बात कही, वो है जर्मनी का जो लिंक। जर्मनी का लिंक सारे चीजों में, कश्मीर में, अरुणाचल में, और जो चलती है वो आता है। और जो आपने ये मैडम फिशर का बात किया, ये आप उठाकर देखिए, ये इनके ऊपर इतनी ज्यादा लिटरेचर है कि ये किस तरह करती हैं। और इनकी जब ये पाकिस्तान में जाती हैं तो उनको लेने के लिए, को सर इन्होंने एक इको टूरिज्म एक्सपर्ट का मुखौटा तैयार कर रखा है कि ये इको टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। उसी हवाले से अरुणाचल जाती हैं, उसी हवाले से दिल्ली आती हैं, उसी हवाले से कश्मीर। और हद तो ये है कि 10 साल ये रह भी गई हिंदुस्तान में। लेकिन अब इसको समझने के लिए मैं रोहित के पास जल्दी से जाऊंगा। रोहित, ये वहां पर पता चल रहा है क्या? वहां की तो एजेंसीज इतनी सक्षम मानी जाती हैं, उनको पता चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है? देखिए दिनेश, वो जर्मन अमेरिकन है तो उनका पूरा हक बनता है अमेरिका में आने का। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप कह रहे थे कि 10 साल से वो इंडिया में थी, तब
अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी एजेंसी समझ नहीं पाए उनका रियल एजेंडा क्या था। और अब जब पाकिस्तान के पीटीआई के जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने 2 साल के लिए ये 2 कंसल्टिंग फर्म्स है जो लॉबिंग फर्म्स है इसमें इनको प्रमुख लॉबिस्ट बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और जो मैं एक्चुअली जेड थोड़े से अनकंफर्टेबल थे क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि उन्होंने पहली बार ये बात देखी है, तो मुझे लगता है कि अब इस बारे में यहाँ पे और चर्चा जरूर होगी। और दूसरी चीज इसमें दिनेश ये है कि जिस तरह से वो ट्विटर स्पेस में खुल के कह रही थी बातें कि वो जिस अरब स्प्रिंग की जो बात कर रही है या जिस तरह से बातें कह रही है कि एक सॉफ्टवेयर ले रही है, वो टारगेट कर रही है कि अमेरिका के जो बाकी के 50 स्टेट्स हैं वहां के जो लोकल सेनेटर्स हैं उनको भी टारगेट किया जाए, एक इन्फ्लुएंस किया जाए भारत के अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए। तो आई थिंक ये सारी बातें जो ये तो बहुत अलार्मिंग है रोहित। आपकी इस बात पे मैं रोक रहा हूं, इस पर मैं और तबसरा आपसे लूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि वहां तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रही हैं जहां उस सेनेटर से जोड़ने के बारे में, और एक स्टेट में तो वो ये भी कह रही हैं कि वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ मूव दिस मोशन दैट समथिंग अगेंस्ट कश्मीर हैज हैपेंड इन इंडिया, और इसको वहां माना गया है। और इसी तरीके का रेजोल्यूशन हमको बाकी जगहों पर भी अडॉप्ट करी, तो बहुत बड़े लेवल की साजिश है ये। मैं इसको समझने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन अशोक सज्जनहार साहब मैं जरा आपके पास आना चाहता हूं। जेड तरार अभी जो कह गए उसमें क्या समझा जाए सर, क्योंकि वो शायद आप समझ सकते हैं कि कहा क्या गया और उसके मायने क्या है। देखिए, मैं तो ये समझता हूं दिनेश, जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं बहुत ही मजबूत हैं। और पिछले 20 सालों से देखा जाए, अगर जो 2000 में बिल क्लिंटन आए थे यहाँ पर मार्च से, उसके बाद कोई सरकार रही हो अमेरिका में, कोई सरकार रही हो भारत में, चाहे बीजेपी लेड चाहे कांग्रेस लेड, भारत और अमेरिका के संबंध ऊपर ही जाते रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है दिनेश, जो और भी आगे चलते जाएंगे। 2 बातें मैं कहूँगा जो इन्होंने एंटनी ब्लिंकन ने की। आपको ये तो मालूम ही है, जो वो इतने छोटे अवसर में जनवरी 2021 में बाइडेन सरकार आई है और करीब 6 महीने में जो उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले लॉयड ऑस्टिन आए यहाँ पर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसके बाद कैरी आए जो कि उनके क्लाइमेट चेंज नेगोशिएटर हैं, और अभी ये एंटनी ब्लिंकन आए हैं यहाँ पर। और 2 चीजें उन्होंने कही। एक, उन्होंने कहा भारत और अमेरिका का जो संबंध है that will be the most consequential for the one of the most consequential for the 21st century। दूसरा, उन्होंने ये कहा जो ये अमेरिका के हित में है जो हमारे संबंध भारत के साथ और बढ़े और भारत और मजबूत देश बनकर आगे उभरे। तो देखिए, ये वाले सब जो लॉबिस्ट हैं, मैं आपको बहुत हार्दिक मुबारकबाद देता हूं, परंतु ऐसी जो चीजें हैं वहां पर वो चलती रहती हैं। लॉबिंग तो वहां का, मैं क्योंकि वॉशिंगटन में मैंने काम किया है, लॉबिंग तो वहां पर बिल्कुल ही आम ऑर्डिनरी, रोहित आपको बताएंगे, बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। वहां पर सब जो एम्बेसीज हैं वो अपने लॉबिस्ट अपॉइंट करती हैं। उसके अलावा देखिए, अगर इनको नहीं मालूम था जेड करार जी को, परंतु उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है जो वो इनके ऊपर नजर रखे होंगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ये भी फर्क समझना बहुत जरूरी है। लॉबिंग अपने आप में कोई गलत काम नहीं माना जाता। एक प्रेशर ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट से, लेजिस्लेटर्स से मिलता है और अपनी बात कहने की और अपनी तरफ से कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लॉबिंग गलत नहीं है, लेकिन किस मुद्दे पर लॉबिंग की जा रही है और किसकी तरफ से लॉबिंग की जा रही है। अगर कोई विलेन या कोई वैम्प लॉबिंग कर रहा है और इंडिया के अगेंस्ट लॉबिंग हो रही है, कश्मीर के अगेंस्ट लॉबिंग हो रही है, तो वो खतरनाक है। अगर वो अमेरिका में हो रही है, एक सुपर पावर को कन्विंस करने की कोशिश, ये हिमाकत भी अगर की जा रही है, तो वो अपराध है। मैं जरा दिखाता हूं इससे जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, बहुत जल्दी से जरा देखिए। ये आपको बताएगा कि ये षड्यंत्र क्यों ध्यान देना चाहिए, इस पर अंडरलाइन करना चाहिए और हमारे देश को, अमेरिका को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। 5 अगस्त से पहले कश्मीर को जलाने की साजिश बेनकाब हुई है और कश्मीर के लोगों को भड़काने की प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। लाइव चैट में करीन जोधा फिशर का बहुत बड़ा कबूलनामा, कश्मीरियों को आसानी से पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है, आसानी से पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है। करीन की प्लानिंग, कश्मीर में हंगामा कराना बेहद जरूरी है, हंगामा करा के उसको हम पाकिस्तान में मर्ज करा सकते हैं। सुनिए।
I lived there for 10 years. Almost all my friends were pro-merger with Pakistan. Solidly Gilani followers. So, if somebody asked me about my own statistics of the many people I know, and worked with in the Valley, it was definitely pro-Pakistan merger. But I also think generally if Kashmiris somehow go to Pakistan, get there, it's very easy for them to become Pakistanis. And maybe some noise could be made about, that possibility. सुन लिया आपने? मैं 10 साल वहां रही हूं, मुझे पता है गिलानी के फॉलोअर्स के बारे में मैं जानती हूं और वहां के लोगों का की भावना यह है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। जाहिर है उनको तर्जुमानी वैसी ही करनी है जैसी उनको सूट करती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक नतीजा ही निकाल दिया और उसके बाद ये कहा कि पत्थरबाजी। अरे अगर भावनाएं ये हैं तो पत्थर की जरूरत क्या है? अब इस बात को लेकर चलता हूं मैं अपने मेहमानों के पास और आरती टिक्कू जी के पास जाऊं उससे पहले मैं इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि देखिए अभी जनरल सिन्हा ने इस बात को कहा था और आपको ये सुनाई दे गया था। उन्होंने कहा था 90 के दशक का हवाला देते हुए और हुर्रियत गुट का हवाला दिया था। देखिए हुर्रियत का गिलानी गुट, क्या उसकी साजिश थी और कैसे वो हैंड इन ग्लव रहा है ये भी आपके सामने है। लेकिन अब आरती टिक्कू जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके फौरन बाद मुनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुनीश राजदादा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अमेरिका की धरती से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले आरती टिक्कू जी, ये तो इंटरनेशनली एक तरीके से रैकेट फैलता जा रहा है। देखिए आज फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं जो कहती आ रही हूँ पिछले 20 साल से उसकी पुष्टिकरण हुई है। एक बार फिर से प्रमाण मिला है कि कई सारी ताकतें, विदेशी ताकतें जो हैं, जो भारत में घुसकर और भारत में रहकर, जैसे कैरन फिशर जो है, मैं कहूंगी कि वो भारत की दुश्मन और पाकिस्तान की एजेंट रहकर कश्मीर में रही। और सबसे बड़ा सवाल जो होना चाहिए वो भारत की कौन सरकार में कौन लोग थे जिन्होंने उसको 10 साल यहाँ रहने दिया, और दूसरा कि वो दिल्ली में बिल्कुल ओपनली, और कश्मीर में भी, क्योंकि मैंने कश्मीर में काम किया है, मैं उससे मिली भी हूँ, वो ओपनली बहुत ही ये कहती थी कि वो तो पूरी सरकार में, दिल्ली की सरकार में सब लोगों को जानती है, वो सारे मंत्रियों को जानती थी। वो यूपीए सरकार के टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट मानती थी और वो खुलेआम पाकिस्तान की तरफदारी भी करती थी। वो खुलेआम जमाते इस्लामी जो अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, उसकी तारीफदारी करती थी। वो खुलेआम पूरा जो सेपरेटिस्ट जो एजेंडा है वो चला रही थी। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन स्टेट की तो बनती है, कहीं ना कहीं फेलियर तो है इंडियन स्टेट का भी, कि जिसकी वजह से वो 10 साल कश्मीर में उसने निकाले। दूसरी बात ये कहूंगी कि देखिए वो अमेरिकन जर्मन सिटीजन है और उसका नेटवर्क पूरा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। वो गुलाम नबी फाई से लेकर जितने भी पाकिस्तान के एजेंट, कश्मीरी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट अमेरिका में है, उन सबके साथ उसका नेटवर्क है। वो उनके साथ मिलकर ये जो आपने नाम लिया है अभी आरती टिक्कू जी, ये नाम आज डॉक्टर मनीष को, जब मैं मुनीश को ये कह रहा था कि शाम को मेरे शो के लिए प्लीज आप टाइम निकालिए और जुड़िए, उन्होंने कहा था गुलाम नबी फाई उन लोगों में एक ऐसा नाम है जिस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इंडियन एजेंसीज को। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या देखते हैं इस पूरी गड़बड़ के संदर्भ में। डॉक्टर मुनीश, क्या है ये पूरा मामला और कहां तक गहरा है, कितना गहरा है ये? देखिए अमेरिका में लगभग 500,000 पाकिस्तानी अभिजन के लोग हैं और मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं। आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान इंसानियत और अल्लाह के नाम पर जो भारत में और कश्मीर में किसी किस्म का अनरेस्ट के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए भी कि किस प्रकार से, जैसे आरती जी ने भी रेफरेंस दिया, कि किस प्रकार से मिस फिशर हैज बीन वर्किंग अगेंस्ट इंडिया ओपनली at the Indian soil and at the same time lobbying in the US also। भारत को अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जब भी कश्मीर की बात आती है एवरी पाकिस्तान इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैट विदाउट एनी डाउट। और इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे धर्म आता है उसमें भारत कमजोर पड़ता है। आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए,
किसी भी ढंग से, लेकिन गुलाम नबी फई का नाम लिया गया अभी, बिल्कुल ठीक बात है। और उनको भी आपको पता होगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था फाइनली। आईएसआई के उनके लिंक्स बड़े क्लियर कर 2011 में या 2012 में उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो जेल से छूटे। उसके बाद आज भी भले उनकी अब ताकत कम हो गई है, लेकिन अभी भी उनका कश्मीर के नाम पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अभी भी चालू है। और इसमें आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें मिडिल ईस्ट से जो फंडिंग आती है इनको, गुलाम नबी फई इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मिडिल ईस्ट से जो इनको फंडिंग आती है, सऊदी अरेबिया से, और जिस प्रकार से इनका इंटरनेशनल एक नेटवर्क है इस्लाम के नाम पर, भारत उसको कितना एंटागोनाइज कर पाता है ये आप सबके सामने है। लेकिन भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, हो भी रहे हैं, लेकिन इस बात को हमेशा तकाजा दिया जाना चाहिए कि जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, तो पाकिस्तान, इंडिया और यूएसए के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और कश्मीर, दिनेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर विल कंटिन्यू टू बी is going to be a pain for India in the sense कि पाकिस्तान इसको अभी किसी भी ढंग से एक इजी पाथ लेने को तैयार नहीं है। जैसे कि आपने ब्लैक डे का रेफरेंस दिया, और जिस ढंग से मैं अभी देख भी रहा था न्यूज पर, ये 360 डिग्री आपने इसका एनालिसिस कर दिया। और इसके बारे में ये जो आपने इशारा किया है, बहुत जल्द TV9 भारतवर्ष की पड़ताल यहां तक भी पहुंचेगी कि ये पूरा मॉड्यूल क्या है जो काम करता है। लेकिन आपने जो इशारा किया कि धर्म के नाम पर कहीं हम कमजोर पड़ते हुए दिखाई ना दें, एक ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि असल में इसके पीछे कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइना के हाथों कितना खेल रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के इशारे पर कितनी गड़बड़ हो रही है कश्मीर में, ध्यान रखना पड़ेगा। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, उसका एक और पहलू समझाने के लिए मैं आपको इधर ले चलता हूं। क्या है मंसूबे, आपको परत दर परत समझना पड़ेगा। 2 परतें मैंने आपके सामने खोली और उसी में लग रहा है कि यह कितनी गहरी साजिश थी। तीसरी परत अभी बाकी है। कश्मीर को दहलाने की साजिश का बहुत बड़ा सबूत अभी बाकी है। कश्मीर में बैठकर कश्मीर के खिलाफ साजिश रची गई। 10 साल हिंदुस्तान में रहने वाली करीन जोधा ने कबूला कि कश्मीर में अरब स्प्रिंग जैसे हालात बनाने हैं, करीब 2008 जैसे हालात के लिए कश्मीर को सपोर्ट करना है। उसने माना कि मैंने बहुत बड़ी टीम भी तैयार कर ली है। सुनिए। 2008 was just phenomenal. There were people out there in lakhs, and they weren't pelting stones. They were just out there, and how we could somehow bring some of that back and create confidence in them that if they did this, we would all, we meaning Pakistan, our allies, we would stand by them. The OIC has already said it. If the Kashmiris rose up, they would be behind them. And other than that, just the practical stuff that I was discussing earlier, any help will be so appreciated. And I'm also glad to have found a pretty good team in this space. और ये वो बात है जो पूरे विचार को समराइज करती है। हाथों में पत्थर देखना, अशांति देखना, लोगों को लहूलुहान देखना, ये किसको पसंद है? जाहिर है किसी शैतानी प्रवृत्ति के मुल्क को या शैतानी प्रवृत्ति के इंसान को पसंद होगा। इनके लिए नॉर्मल है। वो कह रही है कि 2008 वाज फिनोमिनल, जब लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर बाहर निकले हुए होते थे। और ऐसे लोगों से निपटना है अगर, तो फिर यह देखना छोड़ना पड़ेगा कि एसेंशियली वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है या आज अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाली बात जो एक जमाने में 9/11 में धूल धूसरित हुई थी, और ये समझ में आया था कि अगर डंक आज पड़ोसी को लग रहा है तो मुझे भी लगेगा। ये बहुत जल्द समझना चाहिए कि हमारी जमीन इस्तेमाल ना होने पाए, इसके लिए सतर्क रहना होगा। डॉक्टर मुनीश, क्या इस बारे में वहां पर सतर्कता अपेक्षित है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, द पाकिस्तान इज बेस्ड अपॉन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, विदाउट एनी डाउट। और ये ध्यान दीजिए कि जो फेनेटिसिज्म जो आता है धर्म के साथ, इंडिया उसको हमेशा डिस्प्ले नहीं करता, उसको हमेशा काइंड ऑफ डाउन प्ले करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे जिस जो आज अशांति है पूरी दुनिया में, जिसमें कि एक रिलीजियस एंगल आता है और जिसमें कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, या टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता। इंडिया इसको कितना भी मना कर सकता है डिप्लोमेटिकली, लेकिन सच्चाई है इसकी आंच लगने लगी है। की कहानी अब अगर इमैनुअल मैक्रों को सामने आकर कहना पड़ रहा है डॉक्टर मुनीश कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं
या फिर ये महसूस किया जाने लगा है कि यूके में धीरे धीरे क्या मांग जोर पकड़ती जा रही है, या जर्मनी में क्या हालात बनते जा रहे हैं? अशोक सज्जनहार साहब, क्या ग्रेजुअली दुनिया ये समझ रही है कि गड़बड़ कहां से हो रही है और क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, समझ तो मेरे ख्याल से रही है, परंतु उनको ये भी है जो उनके हाथ भी कुछ बंधे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सहायता कर रहा है, और अभी नहीं कर रहा है, पिछले 20 साल से कर रहा है, उस नहीं कर रहा है, तालिबान को उसने बनाया है, तो ये पूरी दुनिया समझ रही है, परंतु फिर भी अपने हितों को आगे ले जाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और हम कितने उदार बने रहेंगे सर? हमारे यहाँ 10 साल कोई रहकर चला जाएगा टूरिस्ट वीजा पर, इको टूरिज्म के नाम पर ये करके चला गया। जनरल सिन्हा, ये कितना बड़ा लूप होल है? लूप होल क्या, इसको आप लूप होल तो नहीं मैं मानता हूं, ये तो पूरा खुला हुआ दरवाजा है। देखिए दिनेश जी, आपने तो अभी जो कहते हैं ना कबर्ड का एक पट्टी खोला है, अभी उसमें से कितने गिरेंगे ये तो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप इस लेवल पे इसको छोड़ेंगे नहीं, कि पहली बार सामने आ रही है जब पब्लिक डोमेन में इसकी बातचीत हो रही है। देखिए जो ये नाम ले रही है 2008 में 26/11 हुआ, तो उसके बाद किस तरह से आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखे थे, उसके बाद चीजें हुई थी। 2008 में हमारा एक एयर स्ट्राइक जाने वाला था, वो नहीं गया था, राइट। और उसके बाद देखिए वो सारा लॉबिंग का हिस्सा है जी। यदि आप नहीं मानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार बताया कि ये लॉबिंग का हिस्सा है, तो शायद लोग कहते हैं कि शायद आपका समीक्षा, आपका विश्लेषण में कमियां हैं या त्रुटि है, या आप ऐसे बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो ये कह गई, ये जो अंडरहैंड डिप्लोमेसी की हिस्सा रही है, ये जोध ऑफिसर की जो नाम है, और ये नाम कोई नया नहीं है, जो इस डोमेन में लुटियंस डोमेन के अंदर में जानता है, ये नाम बहुत चर्चित है। ये हर एक जितने भी जो बोलते हैं ना अंडरहैंड डिप्लोमेसी से हम बातचीत कर रहे हैं और दोनों देश के अंदर में भाईचारा होना चाहिए, ये कब टूटा? 2016 में जब बुरन वानी के और कश्मीर जलना शुरू हुआ, ये उस समय तक रहा। 2014 से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, कि हम आग लगने तक इंतजार करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। क्या यही आरती टिक्कू जी ये बड़ी वजह है क्या? और उसके फौरन बाद रोहित, आपने काबिले तारीफ का काम किया है, और हर कोई ये कह रहा है कि देखिए अब ये सरफेस पर आया, तो एक बार फिर से आपको बधाई। लेकिन आरती जी, मैं जल्दी से ये समझना चाहता हूं, आपने ये भी कहा कि मेरी बात हुई है, उससे मैं मिली भी हूं पर्सनली, लेकिन फिर वो कौन सी वजह थी कि इतना सुरक्षित रूप से वो यहां रहकर ये सब करती चली गई? देखिए, मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि कश्मीर में जो इस्लामी जिहाद जो चलाया पाकिस्तान ने पिछले 30 साल से, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन गई, और ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बॉलीवुड, और बॉलीवुड से लेकर वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में कई लोग बैठे हुए हैं, कैलिफोर्निया में कई लोग बैठे हुए हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लोग जब मरेंगे कश्मीर में तो उनका धंधा चलेगा। उनकी धंधे की वजह से, और अमेरिका की कहीं ना कहीं जो डुप्लिशियस जो कैरेक्टर रहा है अमेरिकन एजेंसीज का, जिनकी वजह से ये बहुत बड़ी बात में आपने ये जो इशारा किया, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैम, अगर वक्त होता तो और लंबी बात में आपकी सुनता, लेकिन आपने नटशेल में जो बता दिया, कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से बॉलीवुड, बॉलीवुड से वॉशिंगटन तक की है जो आपने बात की है। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे ये सारी चीजें सरफेस में आना शुरू होंगी, इनका इलाज होगा। 5 तारीख आ रही है, वो रिजॉल्व एक बार फिर से मजबूत होना चाहिए, जिसके तहत हमने 370 हटाने का कदम आगे बढ़ाया था। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का। रोहित, आपको एक बार फिर से मुबारकबाद, और इस तरह का काम आप करते रहें, कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने देख लिया वो कौन सा षड्यंत्र है जो अमेरिका की सरजमीन से पाकिस्तान, हिंदुस्तान के खिलाफ जिसके ताने बाने बुन रहा है। लेकिन अब ये हम सब के सामने है। इस तरह के जो नाम है जो बीच में जोधा लगाकर और हमारे आपके बीच में फिट होने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उनको ताड़िए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।